हाँ जी, सो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? मेरी वॉइस आ रही सभी को? क्या हालचाल? बताओ भाई। हाँ जी, क्या हालचाल है सभी के? आज तो दोनों बैच हमारे साथ में ही है ना, शोध भी साथ में ही है और शोध फास्ट ट्रैक भी यही है। कैसे हैं भाई सभी लोग? क्या हालचाल? पढ़ाई सही चल रही है आप लोगों की? अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है ना, एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। फॉर्म्स आप पहले ही भर देना, लास्ट का इंतजार मत करना। लास्ट में ना बहुत फिर दिक्कतें आती है, समस्या ज्यादा आती है। सही समय पे भर देना फॉर्म ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। एक सेकेंड। हम्म आपको कैसी फीलिंग आ रही है? मिक्स्ड फीलिंग आ रही होगी ना एग्जाम को, एग्जाम डेट आने पे। अच्छा भी लग रहा होगा कि चलो हो तो रहा है ना, एक ज्यादा वो नहीं हुआ। अब बुरा ही लग रहा होगा कि अरे एग्जाम हो रहा है ना। मिक्स्ड फील आ रहा होगा। कुछ लोग तो खुश हो रहे होंगे कि चलो आया तो सही, डेट तो आई है ना। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? काफी लोग तो वेट ही कर रहे थे कि कब होगा, है ना। और कभी कभी ऐसी शॉकिंग सा फील आता होगा, अरे हो रहा है एग्जाम, हम तो सोच के बैठ गए थे पता नहीं कब होगा अब। कौन से वाले फील्ड में हो आप लोग? खुशी मिल रही है कि 2 मंथ्स मिल गए अच्छे से रिवीजन करने के लिए? डर लग रहा है। 16 फरवरी आई है ना डेट अपनी, 16 से 26 के बीच में आई है ना। काफी टाइम है भाई, काफी टाइम है। और आपके बैच की वैलिडिटी भी एक्सटेंड हो गई, ये भी पता चला होगा, है ना। उस दिन अपन लोग जो बात कर रहे थे ना कि बैच की वैलिडिटी 30 तक ही है, वो एक्सटेंड हो गया है, आपके एग्जाम तक रहेगा, है ना। वैसे होना यही चाहिए और होता भी यही है कि जब तक आपका एग्जाम है ना तब तक बैच रहता है। अच्छी चीज है। ऐसा नहीं है कि पहले खत्म हो गया फिर तुम बैठे रहो इंतजार करो। ठीक है। तो ये चीज है, अच्छी बात है ये तो। मुझे तो लगता है जल्दी से हो जाना चाहिए ना, इतना इंतजार नहीं कराना चाहिए। जितना ज्यादा हम इंतजार करते हैं ना हमारी टेंशन ही बढ़ती है। लेके एग्जाम खत्म करो, मैं तो ये सोचती हूँ। इंतजार कराओगे कि अभी 2 महीने और 2 महीने तक हम टेंशन ले, है ना, टेंशन ले लेके अपने दिमाग पे बर्डन डालें। इससे अच्छा खत्म करो भाई मामला। हो गई तैयारी, है ना। और कुछ लोगों के लिए अच्छा भी वर्क करता है कि उनको समय मिलता है तो पढ़ते हैं वो। ठीक है, चलो अब देखते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री हमें स्टार्ट करनी है। पॉलीमर से काफी क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, CSIR नेट में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं, है ना। तो ये चैप्टर आप वन शॉट टाइप का ही चैप्टर है, मतलब वन शॉट से एक लेक्चर से ज्यादा ये हो जाता है जब मैं क्वेश्चंस कराती हूँ। अदरवाइज तो जब आप पढ़ोगे तो छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो डर लग रहा है। आप तो बड़े अच्छे जोन में हो, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप तो एकदम फ्रेश हो, ये समझ लो। आप एकदम, आप इस नेट की दुनिया में फ्रेश हो एकदम, है ना। आप सबसे पहले निकाल लोगे, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम देते हैं ना उन पे कोई प्रेशर नहीं होता, मुझे लगता है ऐसा। और वो काफी फ्री तरीके से एग्जाम देते हैं, है ना। और एज कम्पेयर टू अदर्स जो थोड़ा प्रेशर लेके देते हैं। कोई सा भी आपका अटेम्प्ट हो, ये पहला हो, दूसरा हो कि तीसरा हो, फ्री जाओ, मस्त तरीके से एग्जाम दो।
ठीक है, आपके टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, आप ये समझ लो, है ना, कि आप टेंशन लोगे तो आप मामला खराब ही करोगे, अच्छा नहीं करोगे। जितना आप खुद पे कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो, है ना, आप, आपका बोलना, आपकी आवाज, है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज, बहुत कुछ होता है, ये आपको खुद को फील अच्छा दिलाता है। आप डरे सहमे से रहो, ठीक है, होगा क्या, आप खुद में अच्छा फील नहीं करोगे, वहां पे भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चल जाओ, जो होगी देखी जाएगी, ऐसे जाओ। शोध प्रो बैच की वैलिडिटी एक्सटेंड है, अब इतना डिटेल तो नहीं पता है ना, सारे बैच की एक्सटेंडेड है इतना पता है बस। सबकी एक्सटेंडेड है जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं पॉलीमर। इसमें क्या पढ़ना है ना, इसमें तरह तरीके की बातें करनी है। सबसे पहली बात इसमें आती है मॉलिक्यूलर वेट को लेके, सबसे पहली बात आती है इसमें मॉलिक्यूलर, स्टार्ट करते हैं हम मॉलिक्यूलर वेट को लेके। इसमें सबसे पहली बात आती है, देखो कैसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, आप 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला तरीका है नंबर एवरेज, ठीक है, दूसरा है मास एवरेज, तीसरा है जेड एवरेज, और एक है विस्कोसिटी एवरेज, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। 3-4 तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, है ना, 3-4 तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक सेकेंड। सबसे पहले आप लिखिएगा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे हेडिंग डालो नंबर एवरेज, नंबर एवरेज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दूसरा लिखना वेट एवरेज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तीसरा लिखना जेड एवरेज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। और लास्ट लिखना विस्कोसिटी एवरेज, लास्ट लिखना विस्कोसिटी एवरेज, ठीक है। चलो, अरे हाँ, नेचुरल प्रोडक्ट का कुछ बच गया था ना, लास्ट में करा दूं, क्योंकि अभी क्या है फास्ट ट्रैक वाले भी साथ में है ना, उनको बोल देंगे फिर लास्ट में कि भाई अब आप लोग जा सकते हो, फिर हम लोग रह जाएंगे जब हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलो, मुझे याद ही नहीं था नेचुरल प्रोडक्ट का भी शोध में वो रह गया था, हॉवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कोई नहीं लास्ट में कराऊंगी, अभी एक बार ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो लिखना एक बार नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज मोलर मास, जेड एवरेज या विस्कोसिटी एवरेज, ठीक है। देखो नंबर एवरेज में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी आपको नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, इसका एक फॉर्मूला है कि समीशन ऑफ NI ठीक है अपॉन समीशन ऑफ NI, है ना। ये NI क्या है, MI क्या है, N का मतलब है नंबर ऑफ मोनोमर्स, है ना। ये एक पॉलीमर बन रहा है, जैसे अब ये पॉलीमर जो केमिस्ट्री आपने बचपन में पढ़ी थी ना, उससे थोड़ा सा अलग है। जो आपने बचपन में चीज पढ़ी थी पॉलीमर वाली, उससे थोड़ा सा अलग है। जैसे जो पॉलीमर्स बनता है मोनोमर्स से बनता है, राइट। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो पॉलीमर बना है उसमें पहले मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका है ये वाला दैट इज नंबर एवरेज मोलर मास, ठीक है। चलो, अब नंबर एवरेज मोलर मास में क्या है कि MN बार, इसे ऐसे डिनोट करते हैं अगर ये निकालना है, समीशन NI/MI स्क्वायर। NI क्या है, नंबर ऑफ जो भी मोनोमर है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। और MI क्या है उनका, I डिनोट करता है नंबर को कि 1 2 3 4, तो M का मतलब क्या है, रिस्पेक्टिव मोलर मास, तो इसको लिख रही हूँ ये है मॉलिक्यूलर मास या इनका मोनोमर्स का मॉलिक्यूलर मास। आप एक बार नोट कर लो, फिर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या है, ठीक है। चलो, कह रहे हैं नेचुरल में आपने बोला था एक लेक्चर और होगा, नहीं लेक्चर नहीं, मैंने बोला था एक अगले पॉलीमर में एक दो टॉपिक और कवर करूंगी, ऐसे बताया था, लेक्चर नहीं बताया था। चलो सुनो अब। तो ये चीज है आपके पास में नंबर एवरेज, है ना। आगे बढ़ रही हूँ, ये क्या है वेट एवरेज। वेट एवरेज में ऐसे लिखते हैं कि MW बार, ये कैसे निकलता है, तो हम कहते हैं समीशन ऑफ NI/MI स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ NI/MI। समीशन का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ, जैसे मान लो कि एक पॉलीमर 2-3 मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बन रहा है, डन। तो बोला पहला मोनोमर, उसका नंबर ऑफ मोनोमर्स कितने हैं इनटू मॉलिक्यूलर मास, समीशन मतलब सम, प्लस
आप ऐसे लिख सकते हो n1m1 प्लस n2m2 ऐसे, है ना, ये कंटिन्यू चलेगा। तो ये है समीशन ni स्क्वायर अपॉन समीशन ni राइट। थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना, मैं स्क्वायर किस पे लगा रही हूँ और डिनोमिनेटर में क्या लिख रही हूँ। जैसे डिनोमिनेटर में सिर्फ यहाँ नंबर ही है, जिसको नंबर एवरेज कहते हैं, यहाँ वेट एवरेज आ रहा है, अब आएगा जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। फिर इन पे कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं सेट्स एंड नेट में, जो एकदम डायरेक्ट होते हैं, राइट। चलो अगला लिखना जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसमें क्या है, इसे हम डिनोट करते हैं एम जेड बार से और लिखते हैं ये होगा एन समीशन ऑफ एम आई क्यूब अपॉन समीशन ऑफ एम आई स्क्वायर। ठीक है, ये आता है आपके पास में जेड एवरेज। ठीक है, और एक और है, उसके लिए लिखना आप इसको लिख लो एम वी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एम आई रेज टू द पावर 1 प्लस जेड, ठीक है, अपॉन समीशन ऑफ एम आई और होल की पावर लिखना 1 अपॉन जेड। आई थिंक मैं कुछ उल्टा कर रही हूँ, जेड एवरेज में ये जेड वाली चीज आनी चाहिए और विस्कोसिटी में यहाँ आना चाहिए, इनके नाम उल्टे कर लो। यहाँ लिखना आप विस्कोसिटी एवरेज, यहाँ लिखो आप जेड एवरेज, सॉरी यहाँ लिखो आप जेड एवरेज मोलर मास, ठीक है, और यहाँ लिखना आप विस्कोसिटी एवरेज, यहाँ लिखना विस्कोसिटी एवरेज। ठीक है, क्योंकि जहाँ जेड वाला पोर्शन है वहां आना चाहिए जेड एवरेज और दूसरी जगह लिखो आप विस्कोसिटी एवरेज। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफर्म कर लूँ, मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है कि मैंने उल्टा लिख दिया शायद। एक सेकंड रुकना। जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास, नहीं सॉरी, सही लिखा था मैंने, पहले सही लिखा था, गड़बड़ अब करिए, है ना, पहले सही लिखा था, इसको करेक्ट कर लेना। ये वाला जेड एवरेज है और वो वाला विस्कोसिटी एवरेज है, सही। इसको लिखना जेड एवरेज, यही वाला है। मुझे एक्चुअली कंफ्यूजन ये हुआ कि जेड है तो जेड वाली वैल्यूज उसमें है, तो वो वाला जेड एवरेज था, नहीं सही है, यही जेड एवरेज है और वो विस्कोसिटी एवरेज है, करेक्ट है। इनको लिखना आप जेड एवरेज और विस्कोसिटी एवरेज, डन। और इसका 1 अपॉन जेड भी है यहाँ पे, देख पा रहे हो क्या, है ना। ये ऐसे है कि समीशन एम आई की पावर 1 प्लस जेड अपॉन समीशन एम आई और होल की पावर 1 बाय जेड, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्या है कि समीशन एम आई क्यूब अपॉन समीशन एम आई स्क्वायर, डन, क्लियर है। चले आगे। एम क्या है, रिस्पेक्टिव मोलर मास, और एन क्या है, इनके नंबर ऑफ मोनोमर्स। चलूं आगे। चले आगे। अब ना क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है और न्यूमेरिकल में क्या करेंगे कि आपको नंबर ऑफ मोनोमर्स भी दे देंगे, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे देंगे और डायरेक्टली बोल देंगे कि नंबर एवरेज कैलकुलेट कर दो। या फिर एक तरीके से और क्वेश्चन आता है, वो ये पूछता है कि कौन सी टेक्निक है जो आपको नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताती है। तो लिखना यहाँ पे वो टेक्निक आती है ऑस्मोमेट्री, ठीक है, ऑस्मोमेट्री। नेम्स पता होना सफिशिएंट है, डिटेल पता होना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ये कैसे होती है, इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ऑस्मोमेट्री रिक्वायर होती है इसकी कैलकुलेशन के लिए। दैट मीन्स ये टेक्निक हेल्पफुल है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसके लिए आप लिखते हैं लाइट स्कैटरिंग, तो यहाँ लिखना कहीं पे लाइट स्कैटरिंग टेक्निक इज रिक्वायर्ड फॉर द एनालाइजेशन ऑफ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसके लिए लिखना आप लोग सेंडिमेंटेशन और इसके लिए लिखना लास्ट में ये, क्योंकि विस्कोसिटी एवरेज है तो इसके लिए लिखना विस्कोमेट्री, इसके लिए रिक्वायर्ड होती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास।
ठीक है। इन टेक्निक्स के डायरेक्ट नेम पीवाईक्यूज में मेंशन है। आपसे सीधे सीधे पूछा है कि फॉर नंबर एवरेज कौन सी टेक्निक रिक्वायर है, चारों ऑप्शंस दे दिए, इनमें से टिक करना था। ये हो सकता है सबसे आसान ये वाला है क्योंकि विस्कोसिटी नाम है और विस्कोमेट्री ये खत्म हो गया, ठीक है। और बाकी आपके सामने है कि ऑस्मोमेट्री, लाइट स्कैटरिंग और इसके लिए सेडिमेंटेशन। एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको स्टार्ट में ही, जिससे आपको थोड़ी बात समझ में आएगी कि ये क्या है ना। देखो एक सवाल था मेरे पास में, बताती हूँ। कहाँ गया, एक सेकेंड। एक क्वेश्चन था, आप नोट करो, मैं एक क्वेश्चन निकालती हूँ, एक सेकेंड दो। वो आया था नवंबर 2020 में, सीधे कैलकुलेशन कराई थी इस पे। अभी मिलता है तो करवाऊंगी आपको आगे। चलो जब तक आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मिलेगा बीच में तो करवाऊंगी आपको। अब आगे आपके पास में एक टॉपिक आता है इसके बाद में, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, दैट इज पीडीआई। अगला टॉपिक लिखना पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, दैट इज पीडीएनआई, पीडीआई। डन। पीडीआई क्या होता है? पीडीआई एक्चुअली एक रेशो है। देखो कैसे, जैसे इस पीडीआई को हम लोग डिफाइन करते हैं वेट एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज, इन दोनों से डिवाइड करके ये चीज निकली जाती है। इस पे भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं, आपसे पूछा था। लेकिन पता है आप इसके न्यूमेरिकल में ना ज्यादा मत पढ़ना, है ना। इसके न्यूमेरिकल्स में आप ज्यादा उलझना मत, इस उसमें मत आना कि ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ है तो न्यूमेरिकल मेरे से होना ही चाहिए, मत उलझना, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन ये करवाता है। जहां आप कैलकुलेशन सोचोगे ना, देख बताती हूँ मैं कैसे कैलकुलेशन। देखो आप मुझे बताओ, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो पीछे? इसका फॉर्मूला था समीशन ऑफ एन आई एम आई का स्क्वायर अपॉन समीशन एन आई एम आई, यही तो था ना, एम डब्ल्यू। डन। डिवाइडेड बाय ये एम एन से, दैट इज समीशन ऑफ एन आई एम आई अपॉन समीशन ऑफ एन आई, यही पढ़ा है ना। अगर इनको तरीके से लिखूं तो देखो ये ऐसे दिखेंगे क्या, समीशन ऑफ एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एन आई एम आई। डन है ना। उल्टा होके आएगा ना ऊपर, तो आप लिखोगे समीशन ऑफ एन आई अपॉन समीशन ऑफ एन आई एम आई, ऐसा ही दिखेगा। एग्री कर रहे हो भाई? ये चीज उल्टी होके आएगी ना ऊपर, तो ऐसे दिखेगी। डन। अब इसको आगे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि इट इज समीशन ऑफ एन आई स्क्वायर एम आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एन आई एम आई का होल स्क्वायर। देखो एन आई एम आई का होल स्क्वायर, समझ पा रहे हो मेरी बात? कि एन आई एम आई इधर भी है तो उधर तो होल स्क्वायर हो गया, ऊपर एम आई उधर नहीं है तो एम आई स्क्वायर और एन आई का स्क्वायर। डन। ये चीज कुछ आपको ऐसे दिखेगी, दिस इज व्हाट पीडीआई। इसमें डायरेक्टली ऐसे मत उलझो, मैं तो कहूँ पहले एम डब्ल्यू सॉल्व कर लो, एम एन अलग सॉल्व कर लो और यहाँ पे बाद में रेशियो में पुट कर दो, है ना। बस समस्या कहाँ आती है, जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे मान लो कि 100 200 500 कुछ भी आ गया, 1500, उनके स्क्वायर करोगे फिर उनको इनटू करोगे और रेशो में रखोगे, भूल जाओगे, गलती हो जाएगी। इसलिए जब तक आपको बिल्कुल श्योर फील ना हो, आप इसके न्यूमेरिकल में उलझो ही मत, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो। डन। अभी करवाऊंगी एक पीडीआई वाला सवाल भी, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। फिर भी कभी कभी आसान भी होता है, इसलिए पढ़ना तो है ही हमें। तो लिखना आप लोग कि पीडीआई रेशो होता है एम डब्ल्यू बाय एम एन, और फॉर्मूला इस तरीके से। डन। अब देखो, अगर पीडीआई निकल के आता है आपके पास में 1, तो इसको बोलते हैं मोनो डिस्पर्स्ड, ठीक है। पॉलीमर कैसा है? मोनो डिस्पर्स्ड, ठीक है। जब निकल के आती है पीडीआई पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स 2, तो इसको बोलते हैं बाय डिस्पर्स्ड, ठीक है, बाय डिस्पर्स्ड। तो कभी कभी डिस्पर्सिटी आपसे पूछ लेते हैं कि मोनो डिस्पर्स है, ट्राई डिस्पर्स है, कि क्या है, तो आप बोलते हैं रेशो निकाल के बताते हैं कि अगर रेशो 1 आ रहा है तो मोनो डिस्पर्स, 2 आ रहा है तो बाय डिस्पर्स्ड। डन। और ये रेशो निकलता कैसे है? एम डब्ल्यू बाय एम एन का रेशो आएगा, ये जो आपने पीछे पढ़े हैं इन दोनों का रेशो कहलाता है ये। डन है क्या? देख लो एक बार, चले आगे। अब एक आप सवाल करो, है ना, एक दो सवाल करो, एक क्या, एक पीवाईक्यू है वो करवाती हूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक। ऐसे पूछा था आपसे, एक मिनट, एक सवाल आया हुआ है कि द डिस्पर्सिटी ऑफ अ पॉलीमेरिक सैंपल,
पॉलीमेरिक सैंपल इज, और ये सवाल है दिसंबर 18 का, CSI दिसंबर 18। ऑप्शंस है, पहला कि m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m होल स्क्वायर, सेकंड m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m ओनली, सी कि m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, ठीक है, ये ऑप्शन डी कि m डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर। बोलो क्या करेक्ट है? अभी अभी पढ़ा अपन ने। बोलो भाई क्या करेक्ट है? ए करेक्ट है, डन। आराम से हम लोग कर लेंगे ऐसा सवाल, तो ना इजी है। अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, बट अजीब चीज क्या है ना कि रिप्रेजेंटेशन अजीब है। रिप्रेजेंटेशन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा हमने, है ना। कुछ अलग सा ही देखा है कि MW/MN, या वो जो निकल के आता है वो भी थोड़ा अलग है। लेकिन आपको ये तो पता है कि ऊपर स्क्वायर है और बाहर होल स्क्वायर है ना। समझ पा रहे हो ना? इस तरीके से कह रही हूँ कि यहाँ पे इनके इंडिविजुअल स्क्वायर स्क्वायर है और नीचे होल स्क्वायर है। बस इसी से आंसर आप कर सकते थे कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। डन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आया था जून 12 में। क्वेश्चन ऐसे है कि अ पॉलीमर molecule has the following composition कंपोजिशन किस तरीके से है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ है मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, देखो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं 10, 50 और 40। ठीक है, जब 10 मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट है 1000, ठीक है, 50 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट है 2000 और 40 मॉलिक्यूल्स का है 4000। ठीक है, सवाल है ये जून 12 का, है ना। ये है CSI नेट जून 2012 का सवाल है। आपसे ये पूछा था कि पीडीआई क्या होगा, है ना। व्हाट विल बी पीडीआई? ऑप्शन फर्स्ट 8500 डिवाइडेड बाय 27, ऑप्शन सेकंड, अब करना, आप देखना, आप समझ जाओगे मेरी बात, है ना, 850 डिवाइडेड बाय 729। सी ऑप्शन है कि 85 डिवाइडेड बाय 81, या डी ऑप्शन आता है 729 डिवाइडेड बाय 850। चेक करो आप क्या सही आ रहा है, और आप ही डिसाइड कर लेना आप इन चीजों में अच्छे हो कि आपसे इजीली सॉल्व हो जाता है या आपको समस्या आती है। एक सेकेंड, करो आप सॉल्व करो। पॉलीमर हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन, सारा कुछ आपको बता दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं और मॉलिक्यूलर वेट 10 मॉलिक्यूल्स का इतना है, 50 का इतना है और 40 का इतना है। पीडीआई क्या आ रहा है? पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कितना आ रहा है?
हो गया क्या? कुछ कर रहे हो सॉल्व? देखो मैं करती हूँ सॉल्व, है ना, आप देखना कैसे होगा ये। मैं करती हूँ सॉल्व, आप देखना, चेक करना। देखो मुझे क्या निकालना है? पीडीआई निकालना है ना। सबसे फर्स्ट बात कि पीडीआई निकालना है। पीडीआई कैसे आता है कि जब आपके पास में रेशो चाहिए एम डब्ल्यू का डिवाइडेड बाय एम एन, ठीक है, इसके रेशियो को हम लोग पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स कहते हैं, करेक्ट है। तो पहले ना मैं अलग से एम डब्ल्यू सॉल्व कर लेती हूँ ताकि मेरी गलती ना हो, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन एन आई एम आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आई एम आई, यही होता है ना, ठीक है। एन आई क्या है, मतलब समीशन हटाऊंगी तो एन वन एम वन का स्क्वायर प्लस एन टू एम टू का स्क्वायर प्लस एन थ्री एम थ्री का स्क्वायर, यही तो है, तीन ही तो है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू प्लस में एन थ्री एम थ्री, करेक्ट है ना। चलो एन वन क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10 मॉलिक्यूल्स और वेट है 1000, तो मैं लिखूंगी 10 मॉलिक्यूल्स और वेट है 1000, 1000 मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का स्क्वायर, डन। और दूसरा क्या था? दूसरा था 50 और 2000, ठीक है, 50 मॉलिक्यूल्स, 2000 को क्या बोलते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर प्लस क्या करना है, 40 इंटू 4000, तो लिखूंगी 40 मॉलिक्यूल्स और 4 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मुझे लिखना है 10 इंटू 1000 मतलब 10 की पावर 3, सॉरी 10 की पावर 4, ठीक है ना, प्लस ये आएगा 50 इंटू 2000, है ना, यही था ना, 50 इंटू 2000, तो ये हो जाएगा 4 जीरो तो वैसे अलग और 5 टू ज़ा 10, 10 की पावर 5, ठीक है ना, 3 और 4 10 की पावर 5, ये आ रहा है 10 की पावर 5 प्लस यहाँ मुझे दे रखा है 40 इंटू 4000, 4 4 जा होता है 16 और ये 10 की पावर 4, 16 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है ना। अब इसको देखो सिंप्लीफाइड करना है मुझे, कैसे सिंप्लीफाइड करूं मैं, ये हो गया 10 की पावर 6 और एक 10 की पावर 7, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6, 50 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 6, यही हो रहा है ना, ठीक, ये हो गया 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और एक और 0 इंटू 10 की पावर 6, ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर 8, है ना, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए 10 की पावर 7 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 8 प्लस विद, वहाँ क्या करना है, अब देख रहे हो कितना टाइम ले रहा है ये, है ना, इसलिए एग्जाम में इनको छोड़ने के लिए कहा जाता है कि भाई इतना समय किसी और पे लगा लो। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा कितना होता है 64, है ना, 64 और इंटू 10 की पावर 7, 64 इंटू 10 की पावर 7 प्लस में आ रहा है 64 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय, क्या करना है, इनको ऐड करना है ना। अब इनमें से ना बेस्ट है कि कॉमन ले लो आप, ठीक है, तब जोड़ लो। जैसे ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, 10 की पावर 7 कॉमन आ रहा है, समझ पा रहे हो मेरी बात, ऊपर से मैं 10 की पावर 7 कॉमन ले लेती हूँ, 10 की पावर 7 कॉमन, ये बचेगा 1 प्लस में 20, है ना, प्लस में 64, इसको जोड़ो जरा, 64 और ये कितना होता है 20, 84, है ना, और ये 85, समझ पा रहे हो बात, कितना हो गया 64 और 84 और और ये हो गया 85, तो मैं ऊपर लिख सकती हूँ ये आ रहा है 85, 85, ये ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में। डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में 10 की पावर 4 को कॉमन ले लो, है ना, और ये अंदर बचेगा 1 प्लस 10, सही, प्लस 16, ये कितना होता है 16 और 10 कितना 26 और 1 27, ये चल रहा है मेरे पास में 27, नीचे आ रहा है 27, 27, तो मेरे को दिखा है 10 की पावर 4 इंटू 27, ये उड़ जाएगा, ऊपर रहेगा 1000 10 की पावर 3, तो अल्टीमेटली आई कैन राइट 85 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 10 की पावर 3, ये रिजल्टेंट यहाँ से एम डब्ल्यू निकल के आ रहा है, समझे, ये एम डब्ल्यू है, समझ पा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब एम एन के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। एम एन क्या है, तो एम एन है आपके पास में समीशन एन आई एम आई डिवाइडेड बाय समीशन एन आई, है ना, ये है 10 इंटू 1000 मॉलिक्यूल्स थे प्लस कितने थे 20 इंटू, ना इतनी अच्छी मैं बोली नहीं है भाई, 20 नहीं है 50 इंटू 2000, तो ये है 50 इंटू 2000, 2000 को लिखते हैं 2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, प्लस विद क्या लिखना है 40 इंटू 4000, तो 40 इंटू 4000,
ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर्स, नंबर्स 1 के 10 है, 1 के 50 है, 1 के 40 है, यही है ना, 10 है, 50 है और 40 है, डन। ऊपर आ रहा है 10 की पावर 4 प्लस ये 10 की पावर 4 और 5 2 10 की पावर 5 प्लस 4 4 16 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय ये हो गया 90 और 100 10 की पावर 2, ठीक है। तो ऊपर 10 की पावर 4 कॉमन ले रही हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, ये कट जाएगा, बचा 10 की पावर 2 26 और 1 27, ये आ रहा है मेरे पास 2700 है ना, 27 इंटू 10 की पावर 2 दैट इज 2700, तो बोला ये बच गया आपके पास में 2700। अब मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है, अब आपको लगेगा आंसर आ गया, कुछ अभी नहीं आया। पीडीआई अल्टीमेटली इज व्हाट एमडब्ल्यू डिवाइडेड बाय एमएन, क्या था एमडब्ल्यू कितना था 85, 85 डिवाइडेड बाय 27, यहाँ लिखती हूँ 8500 डिवाइडेड बाय 27, और ये एमएन कितना आया अभी अभी निकाला मैंने 2700, तो ये आया है अपने पास में कितना कितना डिवाइडेड बाय 2700, सही किया क्या? अब आप इनका रेशो देख लो ये कितने आ रहे हैं, अब आप रेशो देख लो कि क्या आ रहा है। मुझे एक बात बताएगा कोई, किसी ने सॉल्व किया एक बार देखो, सही चल रहा है ना मेरा? किसी ने सॉल्व किया हो तो एक बार चेक करो मैं ठीक कर रही हूँ ना। अब अगर मैंने एमएन भी सही निकाला है, जिस किसी ने भी सॉल्व किया होगा एक बार वेरीफाई करना, भाई तुम्हारा भी यही आ रहा है ना रेशो, अल्टीमेटली बस इनको डिवाइड करने से मेरा तो आ जाना चाहिए। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी मैंने, चेक करके बताओ। कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, आशीष का आ रहा है, पायल का आ रहा है ना, साक्षी का आ रहा है। बताओ भाई कहीं कोई मिस्टेक है क्या, जिस किसी ने भी सॉल्व किया है बताओ, ऐसे ही आ रहा है क्या? अमरेंद्र का आंसर आ रहा है, बोलो जल्दी, आप लोगों ने तो कर लिया ना, यही आ रहा है ना आपका भी, ये कुछ अलग है? एमडब्ल्यू की वैल्यू आपकी ऐसी आई है क्या? करेक्ट चल रहा है। एमएन की वैल्यू आपकी यही आई है क्या? डन, सेम ही आ रहा है ना आपका। अब आप बस इसको डिवाइड करके चेक कर लो क्या बन रहा है ये। आंसर बी आ रहा है मैम, है ना, बी आ रहा है। बी कैसे आ रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा बी आता हुआ, नीचे 729 है, मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसा। ऑप्शन करेक्ट तो बी है, ऑब्वियसली राइट आंसर बी है, बट बी मेरा आता तो नहीं दिख रहा मुझे, बोलो भाई। इफ आई नो बी इज द राइट आंसर, बी राइट था इसका आंसर, बट बी मेरे को मेरा आता तो नहीं दिख रहा, और अगर आपका भी यही आ रहा है तो बी कैसे आ रहा है? समझ आया? बताओ क्या बोलोगे, यहाँ पे आके बोलो। 729 कहाँ बन रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। ये ऐसा है क्या कि इनको डिवाइड करके एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, मैक्सिमम 8500 डिवाइडेड बाय, ठीक है 850 कहाँ आ रहा है, मेरा तो नहीं आ रहा। जल्दी बोल दो भाई, आगे भी जाना है मुझे, बोलो। तुम तो बोलोगे ही नहीं, इनसे तो पूछते सदियां बीत जाए। 27 मल्टीप्लाई बाय 27 729,
ये कह रहे हैं कि 8500 डिवाइडेड बाय 72900, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 बचेगा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे इसको आफ्टर सॉल्विंग आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है, 2 0 से 2 0 उड़ गए। अच्छा 3 है ना इसके, ये हो गया 850 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 27, ऐसा ये बच रहा है 850 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 27। हाँ सही आ रहा है, सही आ रहा है ना, समझ गए। तो इसको बस सॉल्व करके, मैं क्या सोच रही थी ना, मैं इंटू नहीं करना चाह रही थी, और मैं ऐसे सोच रही थी कि भाई सिंप्लीफाई करके मुझे दिख जाए, कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो कहना पीडीआई आपके पास में करेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा ये वाला। अब इनको ऐसा ही देना चाहिए था, पता है, ये इंटू करके यहाँ 729 लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ 729 लिख रहे हैं, समझ गए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको, ये वाला, बी वाला, सही है। कर लेंगे ना भाई, हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बताना आप क्या सही आएगा, ठीक है। इनसे तो ऐसे निकलवाना पड़ता है आंसर, जबरदस्ती बताते ही नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो जरा जल्दी से। एक सवाल ऐसा है, ये रहा, एक सवाल है कि द पॉली डिस्पर्स्ड पॉलीमर sample has 10 molecules, ठीक है, of molar mass 2000 gram per mole and 15 molecules of molar mass 10,000 gram per mole. The number average molecular mass या molar mass in gram per mole, number average mn पूछा है, of the sample is, ये क्वेश्चन मैं ढूंढ रही थी स्टार्टिंग में, है ना, of the sample is, ये क्वेश्चन है दिसंबर 17 का। आप देख रहे हो 19 में भी आया है सवाल, 18 में भी आया है, 17 में भी आया है, 20 में भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। ए ऑप्शन आता है 1300, बी ऑप्शन आता है 14,000, सी ऑप्शन 15,000 या डी ऑप्शन 16,000। सीधी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। कर लोगे भाई, देख लो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि पॉलीडिस्पर्सिटी सैंपल हैज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोलर मास 2000, 15 मॉलिक्यूल्स ऑफ 10,000, नंबर एवरेज मोलर मास क्या होगा, नंबर एवरेज मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज, नंबर एवरेज पूछा है ना, कैसे सॉल्व करेंगे कि नंबर एवरेज mn, ये आपको फॉर्मूले बेस्ड ही है और कुछ भी नहीं है, कि समीशन ni डिवाइडेड बाय समीशन ni, देन N1 कितने हैं, ये कितने वो दे रखे हैं मोनोमर्स, 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर्स 2000, 15 ऑफ दिस, इट मींस 2 ही है, तो N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, डन। N1 कितना है 10 मॉलिक्यूल्स, मोलोमर्स कितना है 2000, तो डायरेक्टली लिख दूं 2 इंटू 10 की पावर 4, है ना, डन है। और 15 मॉलिक्यूल्स, मोलोमर्स कितना है 10,000 ना, तो 4 यही हो गए, बस 15 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय कितने मॉलिक्यूल्स हैं 10 और 15, 25 मॉलिक्यूल्स, डन। तो 10 की पावर 4 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 प्लस 15 दैट इज 17 और डिवाइडेड बाय 25, बस यही तो है, आप इसको डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा। ये तो यही चला गया, देखो इसको यहाँ लिख रहे हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 25, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 25 4 100 होता है, तो ये चला गया, है ना, कितना आपका 4 टाइम, ठीक है, डन। और ये रह गया 400 इंटू 17, सॉल्व करने पे 4 7 28, 4 1 4 5 6
ये क्या आ रहा है मेरा आंसर 1600। क्या गड़बड़ कर दी मैंने, एक सेकेंड। 1600, N1 10 ही थे, मोलर मास 2000 ही था, सही है ना। और मॉलिक्यूल्स 15 थे और ये 10⁴ था, सही है। ऐड करने पे टोटल आ गया मेरे पास में ये 25, करेक्ट है। ये आ गया 17 डिवाइडेड बाय दिस 4 आ गया, ठीक तो है। कहाँ गलती करी, मेरा आंसर तो नहीं मैच हो रहा। MN कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ मैं। 20,000 20,000 समझ नहीं मैं कहाँ पे। ये 20,000 होगा ना, ये मोलर मास, क्योंकि वो 10,000 की रेंज चल रही है, तो ये भी 20,000 होगा। डन, समझ गए। तो यहाँ आएगा 10⁵, फिर सारा गड़बड़ हो गया मेरा, रुको। यहाँ आएगा 10⁵, 10⁵, डन। और 10⁴ कॉमन आएगा तो ये 170 रह जाएगा, है ना। स्टिल ऐसा तो नहीं हो सकता फिर, देखो। एक मिनट में क्वेश्चन ही वेरीफाई करूँ भाई, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन में कहाँ गया। 20,000 ले रखा है, हाँ सही है, फिर क्यों गलत आ रहा है। अच्छा यहाँ पे भी तो बचेगा ना, एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट, यहाँ पे भी तो बचेगा। एक मिनट रुको, देखो करते हैं इसको वापस सॉल्व। तो यहाँ से लिख रही हूँ n आपके पास में कितना है, 10 मॉलिक्यूल्स, और वेट है 20,000, है ना। तो ये हो गया कितना, 10⁴ तो यहीं आ गया, डन। तो ये 20 लिख देते हैं इसको डायरेक्टली, है ना। ऐसे लिख देते हैं 20 इंटू 10⁴ प्लस 15 इंटू 10⁴, करेक्ट है। और नीचे आ जाएगा आपके पास में 10 + 15 दैट इज 25, सही था। 10⁴ कॉमन आ जाएगा। अब ये जुड़ के ना 17 कर रही थी, लेकिन ये जुड़ के 35 होगा ना, अगर 20 है तो यहाँ पे आना चाहिए 35 डिवाइडेड बाय 25। अब ठीक है, तो इसको आप लिखोगे 10⁴ इंटू 10⁴ इंटू 35 डिवाइडेड बाय 25। ये कैंसिल होके बच जाएगा 4, तो 35 इंटू 4 इंटू 100, डन। अब कर लो आप सॉल्व। 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 12 और 2 कितना होता है 14, और इंटू 10⁴ मतलब ये सही है, मैच हो रहा है। 14,000 विल बी दी राइट आंसर, समझ गए। समझ पा रहे हो, एक इतना सा जीरो आपकी इतनी बड़ी मिस्टेक करवा सकता है कि कहाँ 15 + 2 17 हो रहा था, कहाँ 15 + 20 35 आ रहा है, समझ गए। चलो ऐसी गलतियां मेरी तरह मत करना, बढ़े आगे, बढ़ते आगे। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, है ना। एक सवाल और लेते हैं, बताना आप क्या करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि फॉर अ मोनोडिस्पर्स्ड पॉलीमर, खुद ने बता दिया। फॉर अ मोनोडिस्पर्स्ड पॉलीमर द नंबर एवरेज मोलर मास, ठीक है, नंबर एवरेज मोलर मास Mn एंड वेट एवरेज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये कितना है, वेट एवरेज है MW, डन। आपसे ये पूछ रहे हैं आर रिलेटेड एज, ये कैसे रिलेटेड है, आर रिलेटेड एज, ये क्वेश्चन है December 17 का, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ December 17। देखो ऑप्शंस है आपके पास में, फर्स्ट MW लेस है MN से, सेकंड MW ग्रेटर है MN से, सी ऑप्शन MW इक्वल है MN से, और डी ऑप्शन कि MN, ठीक है, लेस है log ऑफ MW से। बताओ क्या सही है, करो जरा सा। ये सारे आपके जो भी करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर सवाल ही हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताओ क्या सही।
कर लेंगे क्या? फॉर अ मोनोडिस्पर्स पॉलीमर नंबर एवरेज और वेट एवरेज कैसे लिंक है कि एमडब्ल्यू कम है, एमडब्ल्यू ज्यादा है, बराबर है या लेस है, लॉग वाली कुछ पावर्स है ना? तो कुछ को तो स्ट्राइक हो रहा है, तो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड यही है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही क्वेश्चन था और कुछ नहीं। अभी अभी आपने पीछे पीडीआई पढ़ा है, वो था एमडब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम एन, डन। अब आपसे बोल रहे हैं मोनोडिस्पर्स, मोनोडिस्पर्स के लिए पीडीआई 1 होता है, समझते हो आप? तो ये है एमडब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम एन, 1 है तो ये इधर भेज दो, इसका मतलब हो गया कि एम एन इज इक्वल्स टू एमडब्ल्यू। ये लो बराबर ही तो है, समझे? कितना आसान था ये, एकदम फ्री मार्क्स वाला क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन टाइप का। कौन सा सही है? ये सही है, डन, कि दोनों इक्वल है। अगर आपसे बोल दिया जाए बाई डिस्पर्स के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आते ही उधर चल जाएगा और ये आपका ऐसे हो जाएगा कि ये इसका डबल है, डन। लॉग वॉग से तो कुछ लिंक ही नहीं है, यहाँ पे लॉग करके कंफ्यूज करने के लिए कर रखा है। ग्रेटर आपको शायद इसलिए लग सकता है, अगर आप ये नहीं पढ़ोगे कि मोनोडिस्पर्स है, ये हेडिंग ही साथ में चल रही है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको क्या लगेगा, हाँ उसमें तो स्क्वायर आता है, वो तो ज्यादा वाला है ही। ये गलतियां मत करना, ठीक है? बढ़े आगे, देख लो आप, फिर बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन था दिसंबर 17। चलो बढ़ते आगे। अब एक बात समझना, एक इनका कंपैरिजन है ना, कि कौन ग्रेटर है कौन कम है, ये जो बात अभी मैंने यहाँ पे करी है, इसी से ही इनका कंपैरिजन भी है, मतलब इनका कंपैरिजन का एक ग्राफ बनता है। देखो कैसे, कि कौन ग्रेटर है कौन लोअर है। ऐसे बोलते हैं कि यहाँ हमने मॉलिक्यूलर वेट ले रखे हैं, यहाँ है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है, ऐसे। अब देखो कैसे है, बिल्कुल टॉप पे हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पे एकदम, यहाँ पे आपके पास में आ रहा है, ठीक है, एम एन, यहाँ का ही मान लो, यहाँ का ही मान लो, और यहाँ का ही मान लो। देखो एन, एम एन, एम वी, एम डब्ल्यू, एम जेड, जेड है ना, एम वी सॉरी एन वी डब्ल्यू जेड, इट मीन्स ये सारे मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि एन वी डब्ल्यू जेड, डन। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट चल रहा है, ठीक है। आपसे ये पूछो इनमें से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, क्या बताओगे? जेड वाले का, जेड एवरेज। ये एम जेड वही है जो पीछे बढ़ के आए, ये जेड एवरेज, डन। फिर आता है आपका एम डब्ल्यू वाला, डन। फिर आता है एम वी वाला, और सबसे ऊपर आता है एम एन वाला। और आप ये भी समझ सकते हो ना, कंपेरेटिवली इस एम जेड वाले में क्यूब हो रहा था, ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर था, याद है? एम डब्ल्यू में ऊपर एक का स्क्वायर हो रहा है और नीचे सिर्फ डिवाइड हो रहा है, डन। और एम वी में विस्कोसिटी एवरेज में कुछ जेड वैल्यू आ रही थी, वो गिवन होगी आपको और उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, डन। तो ये इस रेशो में, यहाँ पे अगर मोलिकुलर वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें तो ये आएगा एम एन एन वी डब्ल्यू जेड, एन वी डब्ल्यू जेड मीन्स एन फिर वी फिर डब्ल्यू और जेड सबसे ज्यादा, क्योंकि इधर इंक्रीजिंग है, ये मॉलिक्यूलर वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, है ना। ये ऑर्डर किसका है? मॉलिक्यूलर वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर। जबकि यहाँ इस एक्सेस पे क्या चल रहा है? तो इस एक्सेस पे चल रहा है इनका फ्रैक्शन, वेट का फ्रैक्शन, ठीक है, इनका फ्रैक्शन चल रहा है, मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन चल रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स का कौन सा मोलर मास होता है ना, फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास का जो आपके पास में पॉलीमर होता है वो एम एन वाला होता है, तो ये है इनके फ्रैक्शंस। और जो सबसे हैवी मासेस होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जिनके सबसे ज्यादा है, उनका फ्रैक्शन कम है। ये देख लो आप, समझ पा रहे हो? यहाँ फ्रैक्शन चल रहा है, यहाँ वेट चल रहा है। हम ऐसे बोल रहे हैं जिन भी पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वाला है उनका फ्रैक्शन कम है ना, और जिनकी पॉपुलेशन एक तरीके से ज्यादा है उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, क्योंकि एम एन कम है। उस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे इंडिया में जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है उनका अमाउंट कम है ना, और जिनके पास में पैसे कम है उनका अमाउंट ज्यादा है। वही चीज है कि जिनके पास में अमाउंट पैसे ज्यादा है उनका अमाउंट कम है, समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ऐसे याद रख लेना। और जिनका आपके पास में पैसे कम है, जिनके पास में जिनका वेट कम है ना, जिनका पैसे कम है उनका अमाउंट ज्यादा है, समझ गए? तो ऐसे कुछ करके रिलेट करके आप इनको ध्यान रख सकते हो। और यहाँ आप लिख लेना ये क्या है, फ्रैक्शन का, इनका फ्रैक्शन का जो ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि एम एन का फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, तो इसका उल्टा लिखना है कि एम जेड, फिर एम डब्ल्यू, फिर एम वी और फिर एम एन, समझ गए? ऐसे। तो ये रेशोज भी आपसे पूछे हुए हैं कि बताओ कौन सा रेशो कैसे आएगा। करवाती हूँ क्वेश्चन, आप नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे।
चलो एक क्वेश्चन देखिएगा आप, साथ ही क्वेश्चन करा रही हूँ। एक सवाल आया था दिसंबर 16 में, है ना, एक क्वेश्चन आया है दिसंबर 16 में आपसे। उसमें क्या पूछा था देखो, एक ऐसे बना रखा है ग्राफ, ठीक है, ऐसे बना के, और बोल रहे हैं यहाँ वेट फ्रैक्शन है, इनके वेट का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बोले तो कौन कितना है, ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, और इन्होंने मार्क कर रखे हैं, जैसे यहाँ मार्क कर दिया, इधर मार्क कर दिया, है ना, और इधर मार्क कर दिया, ऐसे मार्क कर रखे हैं। और आपसे बोल रहे हैं अगर ये ए है, अगर ये बी है, अभी तो क्या है आप तुरंत पढ़ रहे हो ना, तो अभी तो आंसर कर दोगे। जब सोचो पूरा पढ़ने के बाद कोई तुमसे ये पूछे, जब तुम्हारे दिमाग में फिजिकल भी है, तुम्हारे दिमाग में ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी, सारा पढ़ के गए हो, फिर कोई ऐसा सवाल पूछे ना, थोड़ी दिक्कत आती है, समझ रहे हो। इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अभी के अभी पढ़ के जवाब देना तो बहुत आसान काम है, 3 दिन बाद जरा आंसर देना, फिर आएगा समझ। ठीक है, तो ए बी और सी क्या है आपको ये बताना था, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन था आपके पास में ए, आपके पास में एम डब्ल्यू है ना, अभी तो तुम बहुत तेजी से आंसर दोगे, एम वी है, और तीसरे वाला एम एन है। बी आ रहा है आपके पास में कि एम एन है और एम वी है और एम डब्ल्यू है। सी वाला एम डब्ल्यू है। डन। ऐसे करके सारे ऑप्शंस बने हुए हैं कि एम वी है, एम डब्ल्यू है और फिर एम एन है। लेकिन ऐसा सवाल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो खुशी भी फील होगी कि चलो ये तो वही है जो पढ़ा था, और एक एम वी है, ठीक है। रिपीट तो ऑल दो नहीं होता है सवाल, कंसेप्ट रिपीट होता है। तो ये था दिसंबर 16 का क्वेश्चन, दिसंबर 16 का ये सवाल था। डन। आपसे पूछा था ए बी और सी क्या है। हो जाएगा। कर लोगे ना, आराम से कर लेंगे। आपको पता है कौन सा कौन है, ए कौन है, एम एन है। डन। और ये कौन है आपके पास में, अब ऑप्शंस देखो 3 ही है ना। ऐसे तो हमें पता है कि एम एन, फिर था आपके पास में वी, फिर था डब्ल्यू और फिर था जेड। लेकिन देखो ऑप्शंस क्या चल रहे हैं, ऑप्शन सिर्फ डब्ल्यू वी और एन में चल रहा है, मतलब इन्होंने जेड की बात नहीं करी, कहीं पे ऑप्शन में जेड नहीं है तो उड़ा दो। जेड तो वैसे भी आखिरी वाला था, तो फिर ये मेरे लिए कौन सा है, एम डब्ल्यू है। फिर ये मेरे लिए कौन है, एम वी है। समझ गए, क्योंकि z होता तो कंपेयर करती ना, z तो है ही नहीं, तो फिर मैं इसको w बोल दूंगी। तो ये आ गया m n v और w। तो आपसे पूछा था a b c कौन है, तो ये तो n है, ये v है और ये w है, b ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आप सुनना, देखो नेक्स्ट बात, अब क्या आता है इनका, एक टॉपिक आता है स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर। स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर, ये क्या चीज है, स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर। इसका मतलब है कि इनका अरेंजमेंट, जैसे मान लो कि एक पॉलीमर में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो ग्रुप सिमेट्रिकली लगे हों, कि जैसे ये OH है, ठीक है, फिर से OH है, फिर से OH है और फिर से OH है। सारी जो भी इनकी वो है कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, ठीक है सबकी। OH ले लो, Cl ले लो, Br ले लो, कोई भी जो भी ग्रुप लगा हुआ है ना, जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप के लिए बोल रहे हैं कि सिमेट्रिकली लगा हुआ है, कि वेज है तो सारे वेज हैं, डैश है तो सारे डैश हैं। इसको बोलते हो आप आइसोटेक्टिक पॉलीमर, आइसोटेक्टिक पॉलीमर, ठीक है,
आइसोडेक्टिक पॉलीमर, इट मीन्स जो अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिक है, चाहे वेज हो चाहे सारा डैश हो, डन, बट सिमेट्री है, क्लियर है। अब देखो क्या है सिनडायोटेक्टिक, क्या होता है, अगला होता है सिनडायोटेक्टिक। इसका मतलब होता है जैसे अरेंजमेंट लगा हुआ है, मान लो कि Cl है तो यहाँ Cl है, मान लो कि यहाँ Cl है तो यहाँ Cl है। आप ये देख रहे हो कि इसमें भी ऑल्दो सिमेट्री तो है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है कि वेज है डैश है, वेज है डैश है, वेज है डैश है, ऐसे चलेगा प्रॉपर, है ना, या फिर डैश है वेज है, डैश है वेज है, मतलब सीक्वेंस चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनडायोटेक्टिक। इसको कहा जाता है सिनडायोटेक्टिक पॉलीमर, सिनडायोटेक्टिक पॉलीमर। कभी कभार इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आता, इनडायरेक्टली पूछा जाता है। और कभी ऐसा हो कि भाई कोई अरेंजमेंट फिक्स ही नहीं है, मान लो कि यहाँ वेज बोल दिया तो अगला भी वेज बोल दिया, इसके बाद में डैश बोल दिया, फिर वेज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है रैंडमली, है ना, फिर आपके पास में वेज आ रहा है, अरे नहीं है तो सीक्वेंस लगेगा तुमको, रुको, फिर डैश आ रहा है, ऐसे रैंडमली चीजें चल रही हैं, तो इसको आप लोग बोलते हो अटेक्टिक पॉलीमर, अटेक्टिक पॉलीमर, या इसको बोलते हैं हेट्रोटेक्टिक। हेट्रोटेक्टिक भी इसी का ही नेम है, जिसका मतलब है रैंडम अरेंजमेंट, कोई फिक्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं रैंडम अरेंजमेंट, समझ गए, रैंडम अरेंजमेंट जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। सिनडायोटेक्टिक में बोलते हैं ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है, और इसमें तो सारे ही सेम है कि वेज है तो सारे वेज, डैश है तो सारे डैश, डन। ऐसे करके आपसे कुछ क्वेश्चन इस पे इनडायरेक्टली बनेगा, डायरेक्ट तो नहीं बनेगा। डायरेक्ट तो फिर बिल्कुल ही बच्चा वाला सवाल हो गया जो कि नेट कभी नहीं बनाएगा, समझ गए। कुछ इनडायरेक्ट तरीके से आपसे वो पूछ सकता है, इसमें कुछ कहानी, डन है ना। बढ़ते आगे, अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है नेक्स्ट में हमको एक दो क्वेश्चन करने हैं ना, उससे पहले एक दो क्वेश्चन थे वे, एक सेकेंड, उससे पहले ना, इन क्वेश्चन से पहले एक चीज मुझे आपको बतानी पड़ेगी, और वो है बहुत सारी वैल्यूज, है ना, जो डायरेक्टली आती है। देखो कैसे, जैसे कुछ डायरेक्ट वैल्यूज आती हैं, फर्स्ट आपसे पूछ लेते हैं, मैं लिखती हूँ एक लिस्ट है जिनको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे आता है आपके पास में रूट मीन, इन पे सवाल बनते हैं, रूट मीन स्क्वायर, अब वेलोसिटी पढ़ते थे ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये है रूट मीन स्क्वायर रेडियस, डन। आरएमएस जिसको आप बोलते हो, तो ये है RRMS, रेडियस है ये RRMS, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास में अंडर रूट n और l, अंडर रूट n और l, वेयर n क्या है, n इज नंबर, n इज नंबर, और l क्या है, l है लेंथ, ठीक है। डायरेक्ट चीज आती है, आपसे पूछ लेते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द रूट मीन स्क्वायर रेडियस फॉर द पॉलीमर, है ना, तो n क्या है, अंडर रूट NL फॉर्मूला होगा, वेयर n इज नंबर एंड l इज लेंथ, डन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपके पास में एक चीज आती है रेडियस ऑफ गायरेशन, कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द पर्टिकुलर पॉलीमर, या कुछ भी कैसे पूछ ले, रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम RG से डिनोट करते हैं, इसका भी फॉर्मूला है, और फॉर्मूला बनता है RRMS जो आपने ऊपर पढ़ा है डिवाइडेड बाय रूट 6। इट मीन्स मैं ऐसे लिख दूं क्या, अंडर रूट n/6 इंटू में l, समझ गए क्यों, क्योंकि RRMS जो आप ऊपर देख रहे हो डिवाइडेड बाय रूट 6, तो RRMS यही तो देख रहे हैं, दिस डिवाइडेड बाय रूट 6, तो दोनों आ गए इंटू में l, डन। अब देखो क्या है, तीसरा आता है आपके पास में एवरेज रेडियस, एवरेज रेडियस, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कि एवरेज रेडियस फॉर द पॉलीमर। आपको इतना जोर इन पे देना हो याद करने पे तो आप कर लेना, मतलब इतना फ्रीक्वेंट क्वेश्चन तो नहीं आता है कि हर बार आ रहा हो क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आता है तो आ जाता है। तो अगर आप ये सोचो कि हाँ मैम मैं तो फटाक से याद कर लेती हूँ, तो आप कर लेना उस केस में, ठीक है। ये जो पूरी स्लाइड में लिखूंगी ये सारी ऐसी है, देखो। और क्या है, 4th नंबर पे आपके पास में आता है मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल आपके पास में मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, इसमें आता है अंडर रूट 2/3 RRMS, डन। और 5th आता है आपके पास में लिंक एवरेज, लिंक एवरेज, लिंक एवरेज के लिए आता है K एवरेज से डिनोट करते हैं इसे, और उसकी वैल्यू होती है, ये तो आगे भी आएगा भी अपने, 1/P, जहाँ P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज, P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज, इसको तो हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज। ये 5 चीजें हैं ना, ये 5 चीजें हैं जो डायरेक्टली लर्न करने की वैल्यूज हैं, सीधा है, डायरेक्ट आता है इस पे, इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है ना। आप सोचो कि कहाँ से आया, कैसे आया, जैसा है वैसा है, ऐसा है, ठीक है, कि सीधे सीधे याद ही करने की चीजें और कुछ भी नहीं है। कि रेडियस ऑफ गायरेशन आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है, एवरेज रेडियस डायरेक्ट पूछ लेगा, मोस्ट प्रोबेबल आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, लिंक एवरेज भी पूछ लेता है, डायरेक्ट फॉर्मूला 1/P, वेयर P इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज।
बोल देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज इज 0.7, बताओ कि ये क्या होगा लिंक एवरेज, तो आपको सीधे सीधे निकालना होगा, बस डन। कोई नॉलेज टेस्ट नहीं है यहाँ, सीधा टेस्ट है मेमोरी टेस्ट और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन कराती हूँ, इसी पे आया हुआ है, देखो सवाल आपसे ऐसे था, क्वेश्चन आपसे ऐसे है, ये भी अपना प्रीवियस ईयर ही है। आपसे बोल रहे हैं इन अ पॉलीमर ऑफ n मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है, द रूट मीन स्क्वायर रेडियस ना बोल के पता क्या बोल रहा है, रूट मीन स्क्वायर सेपरेशन between the two ends, रूट मीन स्क्वायर सेपरेशन बिटवीन द टू एंड्स इज प्रपोर्शनल टू, ये सवाल था, इज प्रपोर्शनल टू, आपसे ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला n की पावर 3/2, सेकंड n, तीसरा मतलब c n की पावर हाफ, या d n स्क्वायर। ये क्वेश्चन है दिसंबर 19 का, ठीक है, ये एक सवाल है आपसे दिसंबर 19 में पूछा हुआ है, देखो कर लोगे। है ना, एकदम डायरेक्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको याद होना चाहिए, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई सी नॉलेज हो रही हो, बस सीधा मेमोरी टेस्टिंग हो रही है। तो आप कहना यहाँ पे पॉलीमर ऑफ एन मोनोमेरिक यूनिट, द रूट मीन स्क्वायर सेपरेशन दैट इज रेडियस, आर आर एम एस आपसे पूछा हुआ है, तो आर आर एम एस का फॉर्मूला था अंडर रूट एन इंटू में एल, डन। और आपको ये भी पता है, आपसे बोला है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के लिए कुछ भी गिवन ही नहीं है इसमें, एन वैल्यूज पे बात हो रही है, तो एन क्या है, नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स जो कनेक्ट हो रही है, उन्होंने मेंशन कर रखी है एन, डन। तो ये इसी के प्रोपोर्शनल है कि इसकी पावर हाफ, ऐसे बोलूं एन की पावर हाफ या रूट एन, तो आरएमएस जो है वो एन की पावर हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, डन, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। अब एक अगला टॉपिक सुनना आप, देखो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपके पास में, एक इक्वेशन आती है, इसका नेम है मार्क, ठीक है, मार्क कुन होविक इक्वेशन, ठीक है, और ये इक्वेशन किसके लिए है, तो ये इक्वेशन होती है आपके पास में जो mv है, mv क्या था, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इसकी कैलकुलेशन के लिए या इसके एनालाइजेशन के लिए, इसको निकालने के लिए ये इक्वेशन है, दैट इज मार्क कुन होविक इक्वेशन, mv निकालने के लिए है विस्कोसिटी एवरेज, और इसका एक फॉर्मूला है, विस्कोसिटी एवरेज है ना उसमें, तो विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू k mv रेज टू द पावर अल्फा, ये इक्वेशन है, ठीक है, रेज टू द पावर अल्फा, ये इक्वेशन है जो आपको दिख रही है, वेयर के इज अ कांस्टेंट जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, और नीटा क्या है, नीटा आपके पास में विस्कोसिटी है, नीटा विस्कोसिटी है, और जो अल्फा है वो सॉल्वेंट पे, अल्फा और के दोनों ही सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, और साथ साथ ही अल्फा ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ पॉलीमर पे भी डिपेंड करता है, डन, इसको लिख लो आप। और mv आपको पता ही है, mv क्या है, विस्कोसिटी एवरेज, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए तभी आप सवाल कर पाओगे। अभी एक क्वेश्चन करा रही हूँ जस्ट इसी के बाद, है ना, इक्वेशन है कि नीटा इक्वल्स टू के mv की पावर अल्फा,
वेयर नीटा इज विस्कोसिटी, के इज कांस्टेंट और अल्फा इज सम वैल्यू, जो दोनों ही डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट पे, साथ साथ ये ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, और एम वी आपका विस्कोसिटी एवरेज है जिसे हमें निकालना होता है। डन। अब क्या न्यूमेरिकल आएगा, क्या आएगा, वो सब पढ़ेंगे अभी हम। नोट कर लो आप, फिर चलते हैं आगे। देखो इस पे आपसे ग्राफ भी आ सकता है, जो आपसे स्लोप पूछ ले या कुछ पूछ ले। जैसे अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाऊं तो आ जाएगा एल एन नीटा इज इक्वल्स टू एल एन के प्लस में अल्फा एल एन एम वी। डन। अब आपसे स्लोप भी पूछा जा सकता है ना, और ये इंटरसेप्ट भी पूछ सकते हैं कि ग्राफ सपोज इसके और इसके बीच में बन रहा है, तो आपसे स्लोप पूछ लिया, इंटरसेप्ट पूछ लिया, ऐसी चीजें भी हो सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल कैसा आएगा वो अभी करवा रही हूँ मैं। देखो एक क्वेश्चन ले रही हूँ इसके बाद में, जो आया था CSIR 2020 में, है ना, 2020 में आया था एक क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन माना गया था वो, क्योंकि समझ नहीं आया था। देखो सवाल ऐसे था कि यूजिंग standard equation for intrinsic viscosity और डिनोट भी कर दिया नीटा, ठीक है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी नीटा, इक्वेशन भी दे दी कि नीटा इक्वल्स टू के एम वी रेज टू द पावर अल्फा, ये क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। आगे आपसे बोल रहे हैं फॉर अ solution of polymer and any information from the graph and from होना चाहिए and from any information from the graph identify viscosity average molar mass, identify viscosity average molecular mass, ये है, ठीक है। ये सवाल था। एमवी आपसे पूछा हमने विस्कोसिटी एवरेज, जहां कुछ चीजें गिवन है। एक तो आपको दे रखा है जो ए है, ए, अच्छा इन्होंने अल्फा नहीं लिखा, सॉरी, इन्होंने ना ए लिखा था, ए, अल्फा तो अपनी आदत है इसलिए लिख दिया, इन्होंने ए लिख के दिया था ए, ठीक है, और बोल रहे हैं ए जो है वो 0.5 है, ठीक है। के को भी बता दिया, जो के है वो 5 × 10⁻⁻5 लीटर पर ग्राम है, ठीक है, ये सब इन्होंने बोल रखा है। और अब एक ग्राफ भी दे रखा है, ध्यान देना, एक ग्राफ बना रखा था इस सवाल में। ग्राफ क्या, ऐसे बॉक्स जैसा बना रखा था ऐसा, ठीक है, और इस ग्राफ में, एक मिनट, इस ग्राफ में इस तरीके से कुछ बना के, इस एक्सिस पे कंसंट्रेशन चल रही है और इस एक्सिस पे चल रही है 1/c नीटा माइनस नीटा नॉट डिवाइडेड बाय नीटा नॉट, ये चल रहा है इस एक्सिस पे, और इस पॉइंट को इन्होंने बोल रखा है कहीं कि 0.05, ठीक है। अब ऑप्शन है आपके पास, देखो पहला ऑप्शन है 10⁻³ ग्राम पर मोल, मोलर मास ही तो है। सेकंड 10⁻⁴ ग्राम पर मोल। थर्ड आता है आपके पास में 10⁻⁵ ग्राम पर मोल, या फोर्थ आता है आपके पास में 10⁻�6 ग्राम पर मोल, और क्वेश्चन है 2020 CSIR, ठीक है। स्टार्ट करो, एक बार सोचो जरा क्या पूछ रहे हैं आपसे, समझ पा रहे हो क्या? ऐसा क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में तो ये तो छोड़ के चले जाए।
ये क्लास बायोटेक में भी हो रही है क्या? बायोटेक स्टूडेंट्स भी हैं क्या यहाँ पे? ये वो बताना मुझे। एमवी की वैल्यू दी है क्या? एमवी ही तो निकालना है। ये कुछ उन क्वेश्चंस में से था जो सिंपली आपसे सॉल्व नहीं होंगे, है ना? मतलब समझ नहीं आ रहा देख के कि चल क्या रहा है। देखो, बढ़ते हैं आगे। देखो क्या करना था। ये जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी वाली चीज आ रही है ना, इसकी भी अपनी इक्वेशन होती है। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी जो आपको नाम ले रखा है इन्होंने, एक्चुअली उसकी भी इक्वेशन होती है जहां से ये निकलता है। देखो, जो आप चीज पढ़ रहे हो इसकी भी एक इक्वेशन है जहां से ये आता है, समझना। देखो, जैसे हम लोग लिखते हैं नीटा, जिसको आप विस्कोसिटी कहते हो, तो हम लोग लिखते हैं नीटा इक्वल्स टू नीटा नॉट वन प्लस नीटा इंटू सी। डन, ये आता है। फिर आप लिखते हो नीटा बाय नीटा नॉट इक्वल्स टू वन प्लस नीटा इंटू सी। डन है। अगर मैं वन को इधर भेज दूं तो नीटा बाय नीटा नॉट माइनस वन, ठीक है, इक्वल्स टू नीटा इंटू कंसेंट्रेशन सी। डन। अब क्या है कि अगर ऐसे लिख दिया जाए कि नीटा माइनस नीटा नॉट डिवाइडेड बाय नीटा नॉट डिवाइडेड बाय वन बाय सी, तो ये निकल के नीटा ही आता है। समझ पा रहे हो? अब इस नीटा को हम लोग विस्कोसिटी बोल रहे हैं, और ये जो आपके पास आपके साथ में चल रहा है नीटा नीटा नॉट, उसे हम, या नीटा इंटू सी, एक सेकेंड, नीटा नॉट, इसे हम लोग इंट्रिंसिक विस्कोसिटी बोल रहे हैं। अब सुनना, देखो क्या होगा। ये इन सब से मुझे मतलब नहीं है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, बस एक बात पता है कि ये किसी इस इक्वेशन से रिड्यूस होके नीटा मिलता है। सुनो, देखो वापस यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे इस इक्वेशन में आप जो पढ़ते हो वो नॉर्मल आपके लिए आपकी विस्कोसिटी है। डन, वो नॉर्मल विस्कोसिटी है, और वो एमवी के साथ में ऐसे लिंक कर रही है, ये आप जानते हो। लेकिन नीटा को इसके साथ भी लिंक करके ऐसे बताया जाता है। अब जो ग्राफ बना हुआ है ना, वो एक्चुअली इसी में बना हुआ है कि वन बाय सी नीटा माइनस नीटा नॉट अपॉन नीटा नॉट। इन सबसे आपको एक ही बात समझनी है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो कहीं इक्वेशन में आ ही नहीं रहा ना। देख रहे हो आप कि वैसे कांस्टेंट है,
ठीक है, एम वी आपको निकालना है, ये ए या अल्फा आपके लिए कांस्टेंट है, इसमें कहीं कंसंट्रेशन की टर्म ही नहीं है। इट मीन्स नीटा और कंसंट्रेशन लिंक कहाँ से हो रहे हैं, ये ग्राफ में सी कहाँ से आ रहा है, तो ये जो चीजें आ रही हैं वो यहाँ से आ रही हैं, इक्वेशन इससे आ रही है, ये इक्वेशन है, इससे बनती है चीज की नीटा नॉट को हम लोग डिवाइड करते हैं और अल्टीमेटली नीटा निकल के आता है। अब जब तुम्हें ये सब दे दिया, ये चीजें दे दी और आपको नीटा पे जाना है, तो आप पता क्या बोलोगे, सुनना, कि अगर मैं 1 अपॉन कंसंट्रेशन नीटा माइनस नीटा नॉट, ये एक इक्वेशन है, अपॉन नीटा नॉट इक्वल्स टू नीटा, ये चीज आ रही है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर इसमें मैं ऐसे बोल दूं कि लिमिट लगा दूं कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, तब क्या होगा, तो बोलना जब ये पूरा का पूरा सिस्टम कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 में जाएगा तो सिर्फ नीटा मिलेगा। समझ पा रहे हो, इसका मतलब है इस पूरे पे जब मैं लिमिट लगा दूंगी तो अल्टीमेटली सारा रिड्यूस होके मुझे सिर्फ नीटा ही मिलेगा। डन। तो आपको इस सब से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना कि इसमें ये जो वैल्यू दे रखी है ये वो वैल्यू है, ये थोड़ा सा ना ऊपर है, ये थोड़ा सा यहाँ है, कहीं ऊपर है, तो हम क्या बोल रहे हैं, जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 है, जब ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू निकल के आती है 0.05 जो ग्राफ में दे रखी थी। तब सिर्फ इतना सा इससे लिखोगे कि जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 होगा तो ये जो पूरा जो वाई एक्सिस पे दे रखा है ये नीटा को ही बता रहा होगा। डन। तो जब भी कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 जाएगी, ये हल्का सा यहाँ मार्क करा हुआ है, ऐसे जा रहा है, ये आप मान लो यहाँ है, ये 0.05, इट मीन्स जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 होगा, जब इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे के पूरे सिस्टम की वैल्यू 0.05 होगी। देखो अब क्या है, इसका मतलब है कि नीटा की वैल्यू ग्राफ से मैंने 0.05 ले ली। डन। अब मैं इक्वेशन लगाऊंगी, इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन थी कि नीटा इक्वल्स टू के एम वी रेज टू द पावर अल्फा। डन। ये मुझे पता चला ये 0.05 है। डन। के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी थी के की वैल्यू, 5 × 10 की पावर -5। ठीक है, एम वी की वैल्यू आपको गिवन है, सॉरी निकालनी है, और आपको अल्फा भी दे रखा है, अल्फा या ए आपको दे रखा है 0.5, तो यहाँ पे आप रख दोगे 0.5। अब आप आराम से सॉल्व कर लो कि 0.05 डिवाइडेड बाय 5 × 10 की पावर -2, डन, इक्वल्स टू एम वी, डन है, रेज टू द पावर हाफ, यही तो है, ये आप कैंसिल कर लो कि 5/5 10 की पावर -2 10 की पावर -5 इक्वल्स टू एम वी। थोड़ी शांति रखना, अभी समझाती हूँ, ये कट जाएगा, ऊपर आ रहा है 10 की पावर 3 है ना, यही तो आएगा, और ये चलेगा इसकी पावर हाफ इक्वल्स टू, या कैसे लिखें आप बताओ इसको, ये आ गया 10 की पावर 3, ये ऐसे लिखा हुआ है कि 10 की पावर 3 इक्वल्स टू एम वी रेज टू द पावर हाफ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, 10 की पावर 6 इक्वल्स टू एम वी। डन है क्या, ऑप्शन कौन सा है, क्या ऐसा ऑप्शन सही है, 10 की पावर 6 इक्वल्स टू आंसर। अब सुनो, देखो आप, ये सारी तो हो गई चीजें, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बनाना हो तो मैं कैसा बनाऊंगी, मैं ये ग्राफ वापस से बनाऊंगी। ठीक है, इस ग्राफ में मैं आपको कहीं ऐसे बोल दूंगी कि ये इस तरीके से आ रहा है। डन। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगी 1/c नीटा माइनस नीटा नॉट डिवाइडेड बाय नीटा नॉट। डन। ये इस एक्सेस पे चल रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन, तो किसी को देख के क्या लगेगा कि अरे मुझे तो सिर्फ नीटा पता है और इसमें कंसंट्रेशन भी आ रही है, वो पूछेगा आपसे एमवी, ध्यान देना, वो पूछेगा आपसे एमवी, आपको पता है कि नीटा इक्वल्स टू इक्वेशन होती है के एमवी की पावर अल्फा। डन। कभी कभी हो सकता है वो आपसे के पूछ ले, के वैसे तो ठीक है कांस्टेंट है बोल दिया, हो सकता है आपसे अल्फा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आपको लेट्स से कि मैंने बोल दिया यहाँ पे चल रहा है 2, ठीक है 3 और 4 ऐसे करके ये सारी वैल्यूज जा रही हैं, और यहाँ कंसंट्रेशन कहीं 0 है और ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। आपको बोला करो भाई क्वेश्चन बताओ एमवी क्या आ रहा है, तो आपको पता है जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 होगी तो ये ग्राफ जहां आपको वैल्यू बता रहा है वही वैल्यू किसकी होगी, नीटा की, इससे आपको कोई फर्क नहीं है। आप बोलोगे व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, जब इस पे लिमिट लगेगी कि लिमिट कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, तो इस पूरी वैल्यू का मतलब सिर्फ नीटा निकलेगा, समझ गए, और वो नीटा समझ में आ रहा है कि 2 है, आप बोलोगे नीटा इज 2। डन। अब आराम से आप काम कर लोगे, 2 ले लोगे, इन सबको इधर भेज देना और अल्फा निकाल देना या एमवी निकाल देना, कर लोगे। सिर्फ इतना समझना है कि इस एक्सिस पे कहीं कंसंट्रेशन भी है, और अगर इस पूरे को रिड्यूस करना है तो आप कंसंट्रेशन को 0 बोल दो, जब 0 होगी कंसंट्रेशन इस पूरे की जो वैल्यू होगी मिल जाएगी, समझ गए, और वो नीटा ही होगी। डन। कितने लोगों को समझ में आएगी बताओ। ये क्वेश्चन था आपका मार्क कुन-होविन इक्वेशन से, जिस तरीके से पूछा गया था। देखो इसमें और अगर आपको अच्छे से बताऊं ना,
तो इस तरीके से लिखा जाता है कि जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना यहाँ पे, इसमें ये जो नीटा है ये सोल्यूशन की विस्कोमेट्री से आता है एक्चुअली, ये सोल्यूशन की विस्कोसिटी है। ये वाला जो नीटा है ये इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है, ठीक है, विस्कोसिटी है। और ये वाला जो नीटा है, नीटा नॉट है, ये प्योर सॉल्वेंट की है, ये प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी है। अब आप कर रहे हो कि नीटा डिवाइडेड बाय नीटा नॉट, और ये रेशो निकल रहा है। इसके आगे भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसके बाद में ये इक्वेशन ऐसे बचती है। डन। इस पर ज्यादा डिटेल पे नहीं जाना है, बस इतना सा आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए आगे। इसका थोड़ा सा पोर्शन और बच रहा है, छोटा सा। मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूँ वो चीज, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, क्या बोलते हो? है ना, जितना आज पढ़ा है ना इतना से पोर्शन और है, इसका आधा पोर्शन और है बस, ठीक है, ये हाफ। और मान लो कि 2-3 टॉपिक और हैं इसमें जो आपको पढ़ने होंगे, बट आज ही में पढ़ाया ना तो सारा उलझ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी डेरिवेशंस भी आएंगी, ठीक है, और फिर साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एक क्लास और ले लेंगे जहाँ पे हम ये बात कर रहे होंगे। हम तो बिना इक्वेशन लिए ही नीटा का वैल्यू 0.5 मान लिए थे। हाँ, तो ऐसे कर लेते क्वेश्चन, समझे, कि बिना इक्वेशन लिए ही हमने 0.5 मान लिया, 0.05, तब कर लेते आंसर, समझ गए। तुक्का मार रहे थे, मतलब कुछ भी कर रहे थे, ठीक है। ये पता है ये चीजें अजीब क्यों है ना, कुछ भी कहीं से भी आ रहा है, ये इक्वेशन आ रही है कहीं से। एक्चुअली जब आप इनको बुक्स में देखते हो ना तो इनको बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन होता है। अब वो हम करा नहीं सकते, इतना बड़ा डेरिवेशन काम का ही नहीं है कि मैं इतने में उलझाऊं आपको। और जो लास्ट में कंक्लूजन आता है वो काम का है, लेकिन जब ये कंक्लूजन डायरेक्टली लिखा गया तो समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आ गया, समझ गए। इसलिए बोलती हूँ कि भाई थोड़ा सा बस आइडिया रख लो कि ऐसे करके ये कुछ बनेगा, इसे रिड्यूस करने पे आपके पास में सिर्फ नीटा आएगा, समझ गए। ये थोड़ा वियर्ड तो है ये, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिल लेंगे आपसे अगली क्लास में। अब अगली क्लास कब होगी वो मुझे भी नहीं पता है, वो शायद हो सकता है अगले वीक हो जाए, है ना। क्योंकि क्या है कि सारे बैचेस ओवर हो जाएंगे इस वीक में, बस इस वीक में। अगला वीक खाली होगा तो एक छोटी सी क्लास मुझे लेनी होगी, जब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ना, वरना क्या है क्लासेस टकराने लगती है कि पता चल रहा है कि तेज सर की भी क्लास है और जैन सर की भी क्लास है। तो बेस्ट पार्ट है कि जब सबकी क्लास ओवर हो जाए तब आ जाओ शांति से, ठीक है। तो एक और छोटी सी मुझे क्लास लेनी होगी ऑफ अबाउट 1 आवर, या मान लो 45 मिनट्स या जो भी है, जितना भी जाएगा, है ना। तो एक क्लास और लेके इसको मैं कवर कर लूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप शांति से पढ़ते रहो भैया ना, बिना टेंशन के आप पढ़ो मस्त होके, जितना आप यहाँ से कंज्यूम कर पाओ उतना ठीक है ना। पार्ट ए के लिए क्या करें, पार्ट ए के लिए कुछ मत करो, है ना। आइल से पार्ट ए के लिए कुछ मत करो, अभी केमिस्ट्री के लिए कुछ कर लें वही बहुत जरूरी है, पार्ट ए के लिए आप कुछ मत करो, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ ऐसा पार्ट ए के लिए कुछ मत करो, क्योंकि पार्ट ए में ना बहुत, अब कहने को तो ऐसे भी कहा जाता है कि पार्ट ए के लिए आप कुछ प्रीवियस ईयर कर लो, 3-4 साल के पार्ट ए आप सॉल्व कर लो, बट इतना टाइम उसमें लगाओगे उससे अच्छा केमिस्ट्री पे लगा लो। तो मैं तो ये नहीं बोलूंगी कि आप पार्ट ए के लिए कुछ करो। देखो मैंने क्या किया था बताती हूँ आपको। पार्ट ए के लिए जब मैंने नेट दिया था तो मैंने ना टॉपिक्स देखने लग गई थी सिलेबस से कि क्या क्या है, पता चला अच्छा प्रॉफिट लॉस, अच्छा ये वो, है ना। मैं उनकी छोटी छोटी वीडियो यूट्यूब पे ढूंढने लग गई और मैं उनसे पढ़ने लग गई थी कि अब उसमें भी मतलब उसको भी पढ़ रही हूँ मैं, है ना। उस पर भी मैंने टाइम लगाया कि अच्छा ये फॉर्मूले होते हैं, 3-4 क्वेश्चन कर लिए तो मुझे थोड़ा ठीक फील हुआ, लेकिन कुछ पता ही नहीं है कि वो आएगा भी या नहीं। और जब मैं एग्जाम में गई मैंने क्या किया बताऊं, जब मैं एग्जाम में गई मैंने पार्ट ए देखा ही नहीं, पार्ट बी और पार्ट सी पे पूरा टाइम लगा के मैंने सॉल्व कर दिया, जो कि गलती थी, है ना। बट वो अच्छी बात है कि वो मेरा अच्छा हो गया था तो उसने कवर कर लिया पार्ट ए को, अदरवाइज पार्ट ए को मैं देख ही नहीं पाई। तो पहली मिस्टेक आप लोग मत करना कि पार्ट ए पे भी टाइम देना है। दूसरी बात, जो दूसरी मिस्टेक है कि स्टूडेंट पार्ट ए के लिए भी मेहनत कर रहा है, अरे उसको तो वहीं जाके देख लेना, इतना तो आप कर ही लोगे, है ना। उसको अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। आप पढ़ रहे हो तो फिर केमिस्ट्री पे टाइम लगाओ, उसको आप अलग से मत पढ़ो, नीड नहीं है, ठीक है। मैं तो बोलूँ 3-4 ईयर के आप क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व मत करो, आप कर सकते हो इतना तो खुद से ही, है ना। ये बातें तब की होती है भाई जो स्टूडेंट अभी शुरू ही किया उसने प्रिपरेशन, तो मैम पार्ट ए भी करूं क्या, उसको बोलते हैं अभी तो तेरे पास बहुत टाइम है तो पार्ट ए पे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, 3-4 ईयर के पेपर सॉल्व कर लो। बट अब जो दिसंबर आ गया अब आप पार्ट ए के लिए मत करो,
है ना। आपके पास में बहुत ही अच्छा टाइम हो कि मैम बहुत स्पेस है मेरे पास, है ना, होता है टाइम मेरे पास, तो मैं बोलूंगी आप देख लो एक बार प्रीवियस पेपर कि पार्ट टाइम में क्या आता है, ऐसे कर लो। अलग से पढ़ने मत बैठना उसको, ये गलती मत करना बस, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जल्दी, जो भी रिमेनिंग होगा सब कुछ उसमें ओवर कर लेंगे हम, है ना। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।